कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के संधि नाभिक टॉपिक में हम आज व्यंजन संधि के उदाहरणों को पढ़ रहे हैं। इससे सबसे पहले एक संधि का कॉमन वीडियो बनाया था, उसमें संधि के कॉमन नियम पढ़े थे। तीनों संधि क्या होती है, संधि शब्दों में होती है, अक्षर में होती है, उसको पढ़ाया था। उसके बाद में हमने जो दूसरा वीडियो संधि का बनाया था उसके अंदर स्वर संधि के नियम और उदाहरण, उसके बाद में जो तीसरा वीडियो बनाया था उसमें केवल और केवल व्यंजन संधि के नियम समझाए थे, क्योंकि व्यंजन संधि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए उस वीडियो में हमने पार्ट 3 के अंदर हमने जो व्यंजन संधि के नियम और एक एक उदाहरण समझाए थे। कुल 11 संधि थी। आज हम विस्तार से उदाहरण पढ़ते हैं। तो यहाँ आपके कुल 11 संधियों के उदाहरण हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहली संधि है चरत्वय, उसके बाद में जस्त्वय, पुरुषवर्ण, छत्वय, अनुनासिक। ये 5 संधियां इस नोट्स के अंदर हम देखेंगे। और इसके अंदर ज्यादातर देखिए हमने जो पीछे वाले वीडियो में नियम बताए थे वो आपको नियम परफेक्टली याद रखने हैं, और एक ही चार्ट के अंदर हमने सारे के सारे नियम बता दिए थे कि कौन से शब्द के बाद में कौन से आए तो क्या बनता है। तो यहाँ पर जो ये संधि है ना, ये 5 की 5 संधि है। इसके अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, और इसमें 5वां भी होगा। प्रथम पद का अंतिम अक्षर के हिसाब से हमने 11 संधियों के नामकरण और उसका क्रम निर्धारित किया था, जो किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। चरत्वय संधि के अंदर उदाहरण है आपका सत्कार। क्या है? सत्कार। इसमें विकार क्या दिख रहा है आपको? त, क्योंकि विकार से संधि की पहचान होती है। उसके बाद में ये है संधि और इसका विच्छेद होता है सद प्लस कार। तो चरत्वय संधि का नियम क्या है? द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला, दूसरा, है ना, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, द, ध, त, थ और प, फ, ये पहले और दूसरे। या फिर श आए तो आप क्या करोगे? इस के अंदर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा प्रथम पद का अंतिम अक्षर, उसका कौन सा बना दोगे? पहला बना दोगे, है ना। वहां हमने आपको बताया था ना, पहला दूसरा क्या करता है? पहला बनाता है। पहला दूसरा पहला बनाता है चरत्वय संधि में, और दूसरा तीसरा चौथा तीसरा बनाता है जस्त्वय संधि में, और 5वां अनुनासिक संधि में 5वां बनाता है, और जस्त्वय संधि में तीसरा भी बनाता है। 5वें दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आए तो इसको भी पहला बना देंगे। ये देखो, इसके अंदर सद प्लस कार है तो इसका सत प्लस कार हो गया। कौन सी संधि से? चरत्वय संधि से। इसमें देखिए आपको जूम करके बढ़ा देते हैं, अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि ये जो आपके सद प्लस कार है ये संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर द का त बना है, बाकी कुछ नहीं है। स का स, कार का कार, सेम टू सेम लिखा है। तो यहाँ द का त बनता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी प्रथम पद के अंतिम अक्षर प्रथम पद का अंतिम अक्षर संधि में बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी संधि हो। उसी के आधार पर संधि का नाम होता है, क्योंकि व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि, यहाँ पर व्यंजन है व्यंजन संधि। यहाँ पर अगर स्वर होता तो स्वर संधि, विसर्ग होता तो विसर्ग संधि। इसलिए प्रथम पद का अंतिम अक्षर अधिकतम चेंज होता है। तो यहाँ तय की जगह यहाँ पर तय लिख दिया सत्कार, तो इसमें इति सिद्ध मतलब सिद्ध हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। विच्छेद के अंदर ये त द बनेगा तो सत्कार का सत्कार वापस बन गया। यहाँ पर है उत्पन्न, तो यहाँ पर पहला दिख रहा है, मतलब चरत्वय संधि है। चरत्वय में स्टार्टिंग में च है, च का मतलब जहां पर पहला दिखाई दे वो होती है चरत्वय संधि। तो यहाँ पर उत का द बना दो, उद, और पन्न का पन्न लिख दो, उद प्लस पन्न, ये इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पर पहला होने की वजह से इसको भी पहला बनना पड़ेगा, ये चेंजिंग होगी, ये नियम होगा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आए, और यहाँ पर आपके पहला, दूसरा या श आए तो इसको पहला बनाओगे। अब लिब धन सा, तो भय कौन सा है? तीसरा है, ठीक है ना। तो तीसरे का पहला बनेगा, तो ये कौन से भय कौन से वर्ग का है? प, फ, ब, भ, मतलब पै वर्ग का है। तो इस तीसरे पै वर्ग के तीसरे का पै वर्ग का पहला बनेगा। पै वर्ग का पहला पै ही है, तो लिप्सा बन गया, ठीक है ना, लिप्सा, ठीक है ना। सा वैसा का वैसा है, ली वैसा का वैसा है, भय का प बन गया, आधा भय तो आधा पै बन गया। समझ में आया चरत्वय संधि कैसे होती है? अब है
देखिए आपको ये संधि समझ में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पीछे वाली संधि में नियम पढ़ने बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने व्यंजन संधि के नियम नहीं समझाए, सीधे उदाहरण समझाए। विपद प्लस काल, तो दय का त बन गया, ठीक है ना, विपद काल बन गया। ओके, आया समझ में? इसी तरह से अपने दूसरी संधि ले लेते हैं। यहां आपके दूसरी संधि जस्व संधि है। जस्व में पहला अक्षर क्या है? जय। जय कौन सा है? तीसरा। जय छह जय मतलब तीसरा बनाती है। चरत्व में जय पहला था मतलब पहला बनाती है। जस्व में जय तीसरा है तो तीसरा बनाती है। देखो बुद्ध प्लस धी, ये क्या है? बुद्ध। ध कौन सा है? चौथा है। यानी यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी आए, यहाँ पर तीसरा चौथा आ गया ना, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ चौथा है, ध भी चौथा है, ये भी चौथा है, तो चौथे से चौथा नहीं बनेगा, तीसरा बनेगा। या तो पहला बनता है या तीसरा बनता है या पांचवा बनता है, दूसरा और चौथा कभी नहीं बनता है। जस्व संधि में इस ध का तीसरा बनेगा। तो ध का तीसरा मतलब ध कौन से वर्ग का है? प त थ द ध, त वर्ग का चौथा है, तो ये त वर्ग का तीसरा बन जाएगा। त थ द बन गया। अब ये जो ध है ना, ये ध के ऊपर आएगा ये, और मात्रा ये मात्रा है ना, ये इसके ऊपर लगेगी यूं, तो वो मात्रा किसके होगी? ध के होगी। लेकिन ये बीच में देखो यहाँ पर वो ये द और ये धी, बुद्धि 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 ऐसे पढ़ते हैं ना पर बुद्धि, तो ये बुद्ध, ये द ऊपर है आधा है और ये ध पूरा है, ध के ई की मात्रा है, ठीक है ना, बुद्धि बुद्धि। इस तरह से ये जस्व संधि का एक उदाहरण दिया। अब ये दग प्लस ध, ये घ कौन सा है? क वर्ग का चौथा। ये तो ध और ध दोनों त वर्ग के चौथे थे, ये क वर्ग का चौथा है, क ख ग घ, और ये ध त वर्ग का चौथा हो, तीसरा हो, पांचवा हो, कोई भी हो। इधर तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा तो उसी वर्ग का तीसरा बनेगा। उसी वर्ग का मतलब ये घ कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है, तो ये क वर्ग का तीसरा बनेगा, क ख ग बनेगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, ये तो दूसरा उदाहरण है। इस घ का ग बन गया, ये पढ़ा, तो द वैसा का वैसा, ध वैसा का वैसा, ये ग आधा है और ये घ भी आधा है, क्योंकि आधा होगा तो ही व्यंजन संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो घ है इसका ग बन गया, तो क्या बन गया? दग्ध। तो इसका सही संधि विच्छेद है। कुछ लोग कहते हैं दग प्लस घ, ऐसे वैसे ये है दग प्लस ध, दग्ध। तो यहाँ पर कत प्रत्यय है, ठीक है ना। दग धातु है, दग का मतलब जलना है ना, दाग लगना, तो वहां पर ये दग ध ग बन गया, क्योंकि ये संधि का रूल आ गया। और प्रत्यय कौन सा जुड़ा आपके? कत प्रत्यय। अब देखिए दिक प्लस अंबर, तो यहाँ द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है, और कोई भी स्वर हो तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा तो उसका तीसरा बनेगा। तो यहाँ भी क्योंकि जस्व संधि तीसरा ही बनाती है, तो क का ग बन जाएगा, क ख ग, ग आधा बनेगा, उसके अंदर ए जुड़ जाएगा, ग पूरा बन जाएगा। तो दी ग मबर, तो यहाँ पर देखिए दिगंबर, दिगंबर बन गया। तो यहाँ संधि है, ग के अंदर संधि है, ग प्लस अ, ग के अंदर वाला अ उधर जाएगा, ग इधर आएगा, यहाँ संधि है, ऐसे पहचान करनी पड़ती है। यहाँ देख लीजिए वाक प्लस ईश, ई भी क्या है? स्वर है, इसलिए इस ग पहले का तीसरा बन जाएगा, क का ग बन जाएगा, तो ग बन जाएगा, ग के अंदर बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी, गी बन जाएगी। तो वा का वा, श का श, वा का वा, श का श, इस क का ग बना, उसके अंदर ई बना तो गी बना, वागीश बन गया। वागीश का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़ोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके शुप है, ये शप नहीं है, यहाँ पर क्या है? शुप, शुप प्लस अंत, ठीक है ना, शुप प्लस अंत। तो यहाँ अ क्या है? स्वर है, स्वर, और यहाँ पर पहला आ गया, पहले का तीसरा बनाओ, तो प वर्ग का तीसरा क्या होगा? प फ ब बना दो, ब के अंदर है जोड़ दो, ब पूरा हो जाएगा, तो शुभंत बन जाएगा। शुभ का मतलब क्या होता है? शुभंत और तिंगंत, तिंगंत के अंदर आपका आगे और संधि आएगी, इसकी व्यंजन संधि के अंदर ही तिंगंत आएगा, ठीक है ना, उसमें गमुडागम संधि है और इसमें जस्व संधि है। तो शुभंत और तिंगंत क्या होते हैं? ये 21 प्रत्यय होते हैं ना, रामे रामो रामा शब्द रूप के अंदर, वो शुभ प्रत्यय होते हैं,
वो जिसके अंत में होता है उसे शुभंत कहते हैं। तो शुभंत का मतलब होता है शब्द रूप, ठीक है ना। बाकी चर्चा आप शब्द रूप टॉपिक में देख सकते हो। तो यहाँ पर शुभ प्लस अंत का शुभंत होगा। ये जस्व संधि आपके हमने आपको समझा दी। बाकी के उदाहरण हजारों किताबों में है। यहाँ पर तो केवल एक्सप्लेन किया जाता है होता क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, इसके ऊपर केवल व्याकरण ही नहीं है, इसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 6वीं से 10वीं तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे चैनल पर आप कोई भी कक्षा का पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हो। संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और व्याकरण भी उस पाठ की संबंधित व्याकरण है। कॉमन व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप तो सबके सेम है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा रीड संस्कृत का और संस्कृत व्याकरण की अलग से पूरी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा रीड के अंदर प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। वहां पर जाकर के आप अपना अपना अध्ययन कर सकते हो। इसलिए आप लोग चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पूरी प्लेलिस्ट पढ़नी है। पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क एक कोचिंग आपकी हो जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, अपने मित्रों को भी बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरी संधि है पूर्व सवर्ण संधि। हालांकि इस संधि का नंबर बाद में आता है, लेकिन हमने जो 4 संधियां कंटिन्यू करवाई है उसमें प्रथम पद का अंतिम अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही होगा। इसलिए यहाँ पर पूर्व सवर्ण संधि है। पहले हम आपको बता दें पूर्व सवर्ण संधि क्या होती है। यहाँ पर 3 शब्द है, एक पूर्व और एक श और एक वर्ण। पूर्व का मतलब पहले वाला, प्लस से पहले वाला, उसके स यानी समान, वर्ण यानी वर्ण बना दो किसको, बाद वाले को। तो बाद वाले क्या है, ह, और पहले वाला क्या है, क। तो कै को कै के जैसा बना दो है को। पूर्व कै के स यानी समान है वर्ण को बना दो, पूर्व स वर्ण, पूर्व के समान वर्ण, ठीक है ना। ये पूर्व सवर्ण संधि व्यंजन संधि है। और इससे पहले आपने जो स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि में एक आती है पर सवर्ण, पूर्व सवर्ण, ये तो दोनों व्यंजन की है। वहां पर होता है स्वर संधि में होता है रूप, पर रूप और पूर्व रूप, ठीक है ना। पर रूप और पूर्व रूप संधियां होती हैं, और ये है आपकी पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण। ये सवर्ण कौन सी है, व्यंजन संधि में आती है। तो इन चारों संधियों को वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि आपको इन चारों संधियों का कंपेयर कैसे करना है, कैसे समझना है। तो ये आपकी व्यंजन संधि में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पूर्व सवर्ण, यानी पूर्व के समान वर्ण बनाओ किनको, बाद वाले को। तो यहाँ पर देखिए वाक प्लस हरि, ये क्या है, विच्छेद है। किसका है वो हम आपको यहाँ बता देते हैं, वाक घरी का, ठीक है ना। अब विच्छेद से वापस संधि करते हैं तो समझ में आता है। तो यहाँ हमने बताया अभी जस्व संधि में कि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ल, व, या फिर ह हो, या फिर आपका कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो जस्व संधि भी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ है की वजह से यहाँ पर जस्व संधि होगी, वह ग हो जाएगा, ठीक है ना, वह ग हो जाएगा। ये परफेक्टली आपके ग हो गया, ये जस्व से हुआ। अब क्या कहता है, ये कहता है पूर्व सवर्ण, पूर्व कौन सा है, ग, इसके जैसा है को बनाओ। इसके जैसा है को बनाएंगे तो है हमेशा चौथा बनता है हमेशा चौथा बनता है। यहाँ पर मान लो कै वर्ग है तो कै वर्ग का चौथा घ बन जाएगा, च वर्ग है तो च वर्ग का चौथा झ बन जाएगा। ये हमने पीछे नियम में भी बताया था। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, घ बन गया, है का क्या बन गया, घ बन गया, ठीक है ना। वाग प्लस घरी, तो यहाँ पर वाग ग आधा और ये घरी, इति सिद्धम। ये किससे हुआ, ये देखिए यहाँ पर जो चेंजिंग हुआ है, ये ग बना है, ये किससे बना है, जस्व संधि से बना है। और यहाँ पर ग तो बना हुआ पहले से, और यह घ बना है, ये किससे बना है, पूर्व सवर्ण संधि से बना है। तो इस तरह से आपका ये वाग्घरी शब्द, अब ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ध्यान पूरा रखो। ऐसे कोई गाना देखते हैं वैसे नहीं देखना चाहिए ये वीडियो। इसके 2 एग्जाम और समझा देते हैं आपको, उसके बाद में वीडियो के लास्ट में हम आपके टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। टेस्ट का मतलब है कि उसको आप देखोगे, करोगे, उसके बाद में महीना भर हो जाए तो वापस देखना है आपको वही टेस्ट, तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। क्योंकि 11 की 11 संधि के हम नियम उदाहरण आपको देंगे, आपको पता लगाना है कि इसका संधि विच्छेद क्या है, या फिर विच्छेद है तो संधि क्या है और उस संधि का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए
तत् प्लस हित, तो ये त कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। उसका तीसरा क्या होता है? द होता है, तो ये भी देखो द हो गया। और ये है का क्या बनेगा? त वर्ग का चौथा बनेगा, त थ द ध, तो ये ध बन गया। अभी हमने बताया था ध बाद में है और ये ई की मात्रा ध पे है, और ये द त का बना था वो द आधा है, तद्धित, ठीक है ना। उद प्लस हार, तो ये त का द बनेगा, त वर्ग का है तो त का द बनेगा, ये तो जस्व संधि से बना। और ये है का ध बना, ये कौन से? ये आपके पूर्व सवर्ण संधि से बना, तो उद्धार, उद्धार। इस तरीके से पूर्व सवर्ण संधि आपके ये समाप्त होती है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, और नियम तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना है आपको? संधि का नाम और एक उदाहरण माइंड में रखना है। यहां पर आप लोग देख रहे हो छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है? छत्व संधि में बाद वाला भी चेंज होता है, पहले वाला भी चेंज होता है। देखिए तत् प्लस शिव, ये क्या है? विच्छेद है, किसका? तत्शिव का। तत्शिव का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस शिव। तो यहाँ पर त है और यहाँ पर च वर्ग है। च वर्ग का छठा अक्षर है, ये 5 अक्षर होते हैं, छठा श होता है शंकर वाला, ये च वर्ग का साथ में रहता है। च वर्ग है, तालव्य है, तालु से बोला जाता है, ये तालव्य श है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये त वर्ग भी च वर्ग बनेगा, तो ये च बन गया। ये कौन सी संधि है? ये आपको समझाई थी हमने, सचुत्व संधि। इधर च वर्ग, इधर त वर्ग आए, इधर च वर्ग आए, तो त वर्ग भी च वर्ग बनता है। ये त वर्ग के साथ में होता है, और त वर्ग के साथ में हमेशा सड़क वाला सह रहता है, और ट वर्ग के साथ में षटकोण वाला सह रहता है, और च वर्ग के साथ में हमेशा ये सह रहता है। तो ये च वर्ग का ही हुआ ना, तो च वर्ग की वजह से इस त वर्ग को भी च वर्ग बनना पड़ा। नियम आपको याद है तो जल्दी से समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं समझा सकता, और यही है। आपको भारी लगे तो भले लगे, नियम आपको याद नहीं है इसलिए भारी लग रहा है। पहले नियम याद कर ले, उसके बाद में पढ़े। तो तय का च बन गया, ये कौन सा? सचुत्व संधि से। अभी उसका 11वां नंबर पे वो संधि है, 10वें नंबर पे, 9वें नंबर पे संधि है, तो उसका आपको वो संधि में भी ये चीज समझा देंगे। तो यहाँ पर भी आपको च बना, वो किससे बना? सचुत्व से। अब च यहाँ पर बन गया, लेकिन ये कहता है त के बाद में ये श आए, सिर्फ त, सिर्फ और सिर्फ त के बाद में ये श आए, त एक ही आना चाहिए, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पर इस श का ये श बनेगा, तो ये श बना दो, किससे बना? छत्व संधि से। ये छत्व संधि से बना, क्योंकि बीच में दूसरी संधि अलाउ होती रहती है। अब आपको पूछेंगे तो इसका तत्शिव बन गया, ये च हमेशा इसके अंदर आ जाता है, ये बन गया तत्शिव। कुछ लोग इसको तची शव बनते हैं, तची शव, क्योंकि ये च के ऊपर मात्रा, अरे च के डंडी नहीं है तो मात्रा कहां से लगेगी? ये च के मात्रा नहीं है, ये छ के मात्रा है। च तो आधा ही है, आधा होता है उसको अंदर लेना पड़ता है, ठीक है ना। कोई दुबला होता है उसको अपन गाड़ी में बैठाते हैं ना सीट पे, ऐसे ही यहाँ पर ये इसको सीट पे बिठाया, लेकिन ये आता है, ये वास्तव में तो त है, लेकिन ये सचुत्व संधि से च बन गया, और ये छ है वो ये शिव वाला है, तो यहाँ तत्शिव बन गया, संधि तत्शिव, ठीक है ना। ये तत्शिव भी होता है, ये तत्शिव का मतलब होता है कि ये विकल्प से होती है ये संधि, ठीक है ना। ये इस श का ये श, इस श का ये श बनता भी है और नहीं भी बनता है। जब नहीं बनता है तो ऐसा रहता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। लेकिन ये सचुत्व संधि तो यहाँ पर होगी ही। अब मच्छिरे, मच्छिरे के अंदर मत प्लस शिरे, तो तय का च बन गया, और इस श का ये श बन गया, मच्छिरे बन गया, और मच्छिरे भी होता है। तो श्लोक है ये, इसको ध्यान से देखो, ये त आधा है, श भी आधा है, तो आधे तय का आधा च बन गया, और इस आधे श का ये आधा श बन गया, तो आधा श बन गया। आगे स्वर नहीं होता है तो यहाँ पर इसको अलग करना पड़ता है। तश्लोक है और तत्श्लोक भी लिख सकते हैं, तश्लोक भी लिख सकते हैं, ये दोनों राइट होते हैं। मतलब ये बाद वाले छत्व संधि विकल्प से होती है, होती भी ये नहीं होता तो भी राइट होता है। आया समझ में आपको? अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं अनुनासिक संधि। ये वैकल्पिक संधि है। वैकल्पिक का मतलब होता है इसमें जस्व संधि भी होती है। तो जस्व संधि के अंदर दो संधि होती है। एक तो अपने पूर्व सवर्ण संधि पढ़ी थी ना, है का घ बनता है, है का घ बनता है, मतलब चौथा अक्षर बनता है। तो वो एक तो वो आती है जस्व संधि के अंतर्गत, और एक आती है अनुनासिक। अनुनासिक के अंदर भी जस्व संधि होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है, और पांचवा भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा होना जरूरी है। अनुनासिक का मतलब होता है यहाँ पर जो अनुनासिक है
वो इसको भी अनुनासिक बनाएगा। अनुनासिक का मतलब यहाँ पांचवा है तो यहाँ पर भी पांचवा बनेगा। लेकिन हमने जस्व संधि में पढ़ा था द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरा चौथा पांचवा हो तो यहाँ तीसरा बनता है, तो यहाँ तीसरा भी बनेगा और पांचवा भी बनेगा, तो वैकल्पिक संधि हो गई ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसका दिक प्लस नाग, ये क्या विच्छेद है, तो यहाँ पर नाग के अंदर प्रथम द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है? पांचवा, और यहाँ पर है पहला, तो पहले का कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा। पहले का कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा। तो ये जस्व संधि से बनेगा दिग्नाग, ठीक है ना, दिग्नाग। अब ये कहता है कि यहाँ जो तीसरा है उसकी जगह हम पांचवा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पांचवा बनाता है। तीसरा देखिए यहाँ पहला दूसरा आएगा तो चरत्व संधि पहला बनाएगा। तीनों संधियां आपको साथ में समझा देता हूं। सबसे पहले चरत्व का मतलब यहाँ पहला दूसरा होगा तो यहाँ जो भी होगा उसको पहला बना देगा, और यहाँ तीसरा चौथा होगा तो यहाँ तीसरा बना देगा। जस्व संधि में तीसरा चौथा होता है तो तीसरा चौथा पांचवा, तीनों यहाँ पर तीसरा बनाता है, ये तीसरा बना दिया, पांचवा भी बनाता है। लेकिन पांचवा तीसरा भी बनाता है और पांचवा भी बनाता है, ये आपकी हो जाती है अनुनासिक संधि, ठीक है ना। अनुनासिक संधि के अंदर पांचवा तीसरा भी बनाता है और पांचवा भी बनाता है। जब पांचवा पांचवा है ना, ये पांचवा इस पहले का तीसरा भी बनाया है और इस पहले का पांचवा भी बनाया, पांचवा बनाया तो दिग्नाग बन गया, और दिग्नाग भी राइट है और दिग्नाग भी राइट है, दोनों राइट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर संधि राइट कौन सी होगी, तो यहाँ ऐसी उलझन में आपको नहीं डालते हैं कि इसका कोई उत्तर ही नहीं है, आपको प्रश्न पूछ ले। आपको अगर ये शब्द दे दे तो आपको अनुनासिक राइट करना है, ये शब्द दे दे तो आपको जस्व राइट करना है, ठीक है ना। और आपको संधि विच्छेद दे दे दिग प्लस नाग, उसका संधि क्या है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में होगी तो आपके क्वेश्चन ही गलत होगा, उसका आपको बोनस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह की प्रॉब्लम में आपको कभी नहीं रहना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा है, ठीक है ना, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है? पांचवा है। अगर वो पांचवा किसी प्रत्यय का हो, यानी यहाँ प्रत्यय है, प्रत्यय की शुरुआत में यहाँ पांचवा है तो जस्व कभी नहीं होगी, जस्व नहीं होगी। ये नाग तो प्रत्यय नहीं है, नाग तो संज्ञा शब्द है, तो ये नाग का न है ना। ऐसा कोई पांचवा हो, पहले वर्ग का पांचवा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पांचवा, चौथे वर्ग पै वर्ग का पांचवा, कोई भी पांचवा यहाँ आ जाए तो यहाँ पर जो तीसरा नहीं बनेगा, सीधा पांचवा ही बनेगा, ठीक है ना। ये नित्य होगा, नित्य का मतलब समझते हो, हमेशा के लिए आपके अनुनासिक ही होगी। किसमें? प्रत्यय की शुरुआत में अगर पांचवा हो तो। अब यहां पर आप देख सकते हो एतत् प्लस मुरारी, तो यहां पर एत द का द ही बनेगा, ये संधि विच्छेद में ही द है, एतत् भी होता है, इसका संधि विच्छेद सही क्या? एतत् प्लस मुरारी, तो एतत् मुरारी बन गया, ये जस्व से बन गया। और ये पांचवा है मां, इसलिए इसको भी पांचवा बन गया, त थ द ध न, इसी वर्ग का पांचवा बनेगा, उस वर्ग का नहीं बनेगा, इसी वर्ग का द का पांचवा, द ध न बन गया। तो एतन मुरारी और एतत मुरारी दोनों राइट है। यहां पर देखिए सतमार्ग, तो इसका सनमार्ग भी राइट है। सनमार्ग में कौन सी संधि है भाई? अभी हमने पढ़ी है ना अनुनासिक, वो अनुनासिक संधि है, क्योंकि इसको अनुनासिक बना रहा है। मान लो बाद में अनुनासिक है तो इसको भी अनुनासिक बनाएंगे। इधर पांचवा है तो पांचवा बनेगा, पांचवे को अनुनासिक कहते हैं, तो यहाँ सन्मार्ग हो गया। यहाँ पर तय का द बन गया, ये द कौन से है? तीसरा बनाया जस्व संधि से, इसलिए सन्मार्ग तो आपका जस्व संधि का है और सन्मार्ग आपके अनुनासिक संधि का है। इस तरीके से आपके ये अनुनासिक संधि का वैकल्पिक कार्य पूरा हुआ। अब यहां पर आपके नित्य चौथा नियम, चौथा शब्द क्या है? तीसरा तो ये होगा, चौथा शब्द है चित्त प्लस मय, तो मयट प्रत्यय। ये मय क्या है? मयट प्रत्यय है, प्रत्यय की शुरुआत में पांचवा मय आ गया, तो इसका पांचवा बनेगा नित्य, चिन्मय बनेगा, चिन्मय बनेगा, चिन्मय नहीं बनता है, द नहीं बनता है, तीसरा नहीं बनेगा, मतलब जस्व कार्य नहीं होगा, क्योंकि मय मयट प्रत्यय का है, प्रत्यय होने पर जस्व नहीं होगी, केवल अनुनासिक ही होगी, जैसे वाक प्लस मय, ठीक है ना।
तो यहां पर वांग्मय शब्द होगा, वाग्मय नहीं होगा, क्योंकि पहले का पांचवा बनेगा, क्योंकि बाद में पांचवा डबल पांचवें दोनों आपके कंटिन्यू दिखे तो वहां पर अनुनासिक संधि होती है और ये नित्य अनुनासिक है। चिन्ह मात्रा, मात्रा भी आपका त्रशिल प्रत्यय है, तो मात्रा चित्त त का न बन गया, चित्त मात्रा का चिद मात्रा नहीं होगा, केवल चिन्ह मात्रा ही होगा। इस तरीके से आपके ये अनुनासिक संधि पूरी होगी। अभी तक हमने व्यंजन संधि की ये 5 संधियां पढ़ी है, 5 संधियों के उदाहरण पढ़े हैं। नियम तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चरत्व संधि पहला बनाती है, जस्त्व संधि तीसरा बनाती है, पूर्व सवर्ण संधि पहले वाला जैसा बनाती है, चौथा बनाती है का चौथा बनता है, जस्त्व भी होता है पूर्व सवर्ण में। छत्व संधि शंकर वाले शय का क्षत्रिय वाला शय बनाती है और नहीं भी बनाती है, ये वैकल्पिक संधि है। और उसके बाद में अनुनासिक संधि पांचवा बनाती है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा हो तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर को भी पांचवा बनाती है, लेकिन ये भी वैकल्पिक संधि है। वैकल्पिक का मतलब पांचवा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, पांचवा भी होता है और तीसरा भी होता है। और लेकिन अगर द्वितीय पद दूसरा पद प्रत्यय हो और प्रत्यय की शुरुआत में पांचवा हो तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर नित्य पांचवा बनेगा, मतलब जस्त्व संधि नहीं होगी, केवल अनुनासिक होगी। अब अपन आगे की संधि लेते हैं। यहां पर जो है आपके छठी संधि शुरू हो रही है। छठी संधि अनुस्वार संधि और सातवीं है पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण। और आठवीं संधि है गमुडागम। यहाँ पर 3 संधि है, क्योंकि पर सवर्ण संधि है 3 प्रकार की है, इसलिए पर सवर्ण संधि आपको विशेष रूप से याद रखनी है। पूर्व सवर्ण संधि के अंदर वाग प्लस हरि है ना, वाग प्लस हरि, वाग हरि एक उदाहरण याद रखना है। लेकिन पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि और पर सवर्ण संधि के अंदर अंतर क्या है? पर यानी बाद वाले शय यानी समान वर्ण यानी वर्ण बनता है, बाद वाले जैसा पांचवा बनता है, बाद वाले जैसा क्या बनता है? पांचवा बनता है। इसलिए पर सवर्ण संधि ये होती है। जूम करके आपको ये पढ़ाते हैं। अनुस्वार संधि सबसे सरल, सबसे सस्ती, सबसे महंगी, क्योंकि गलत हो गया तो महंगी। अनुस्वार का मतलब होता है अनुस्वार बनता है, ठीक है ना। हरीम प्लस वंदे, ये क्या है? विच्छेद है। यहाँ प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो उस मैं का क्या बन जाता है? मैं का अनुस्वार बन जाता है। तो हरीम वंदे ये संधि है। ये अनुस्वार संधि ऐसी संधि है जो कि 2 अलग अलग शब्दों में भी संधि होती है, साथ में मिलते ही नहीं है, दूर दूर पड़े रहते हैं, फिर भी मानिए में अप्लाई होता है। तो अब आपने संस्कृत के पाठ पढ़ते हुए 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, आपने 10वीं में भी और कहीं पर भी संस्कृत पढ़ी होगी। आपके गुरुजनों ने बताया होगा कि इस अनुस्वार और इस मैं में क्या अंतर है। तो कहीं कहीं किसी किसी को तो यह बताया कि अनुस्वार लिखो चाहे मैं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर अनुस्वार के बाद में, अगर अनुस्वार के मैं के बाद में कोई भी व्यंजन है तो व्यंजन है तो आप मैं नहीं लिख सकते, व्यंजन है तो आप क्या लिखोगे? अनुस्वार लिखोगे। तो यहाँ वंदे में वह क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए अनुस्वार है। तो जहाँ व्यंजन होता है द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, वहीं पर ही अनुस्वार संधि होती है। और जहाँ द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर होता है वहां अनुस्वार होता ही नहीं है, मैं का मैं ही रहता है। ये आप याद रखना। किसी भी किताब, संस्कृत की किताब को खोल करके देखो, जहां पर मैं हलंत है वहां बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होगा, और जहां पर अनुस्वार है वहां बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होगा। अब देखिए यहाँ पर सम धन 4, सम धन 4 है तो ये च क्या है? व्यंजन है, इसलिए मैं का अनुस्वार बना दो तो स के ऊपर मैं का अनुस्वार बन गया, ये स के बाद में है संचार, ठीक है ना। सम प्लस धी संधि, संधि में अनुस्वार संधि भी है, ठीक है ना। और भी है, आपको वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, समझाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन खींच दी हमने, क्यों खींच दी? क्योंकि सम प्लस राट, तो यहाँ पर सम राट शब्द है ना, तो यहाँ पर राट शब्द के योग में कभी भी यहाँ पर रह आ जाता है तो वहां पर कभी भी क्या होता है? अनुस्वार संधि नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर मैं के नीचे रह आ गया
तो सम्राट बन गया, ठीक है ना। सनराट नहीं होगा, सनराट नहीं होगा, सम्राट होगा। मैं के नीचे रह है मतलब बाद में है। अभी हमने बताया जो अक्षर ऊपर होता है वो आधा होता है, तो यहाँ मैं ऊपर है, रह नीचे है, तो मैं ऊपर है तो मैं आधा है, रह नीचे है तो रह पूरा है। रह के अंदर आ की मात्रा है, नहीं कि मैं के अंदर आ की मात्रा है। मैं रह के अंदर आ की मात्रा है तो राट, सम्राट। ये निषेध है। निषेध का मतलब इस शब्द के अंदर अनुस्वार संधि नहीं होगी, ऐसे शब्दों में अनुस्वार संधि होगी। जहां अनुस्वार संधि होती है वहां पर अनुनासिक और परसवर्ण संधि भी होती है, ठीक है ना। ये चीज हम आपको एक ही तरीके से पीछे हम समझा चुके हैं। एक शब्द आपको हमने दिया था, वहां इस शब्द के आधार पर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये तीनों संधि अप्लाई हो रही है, अनुस्वार, अनुनासिक और परसवर्ण। अब अपन पढ़ लेते हैं परसवर्ण, क्योंकि अभी परसवर्ण की बात कर रहे थे। परसवर्ण संधि में क्या होता है कि बाद वाले जैसा बनता है। बाद वाले जैसा कौन बनता है? पांचवा। जैसे प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा हो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा हो। अभी तक जो अपन ने संधियां पढ़ी थी, 5 संधियां पढ़ी थी, उसके अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अनुनासिक में पांचवा था, और अनुस्वार में केवल मैं था। प्रथम पद का अंतिम अक्षर मैं, वहां पर अनुस्वार भी होती है और क्या होती है? अनुस्वार भी होती हैं। प्रथम पद का अंतिम अक्षर वहां पर अनुस्वार भी होती हैं, अनुनासिक भी होती हैं और परसवर्ण भी होती हैं। अब परसवर्ण का मतलब क्या है? देखियो, पर का मतलब बाद वाले, श यानी समान, वर्ण यानी वर्ण बनता है कौन सा? पहले वाला। पूर्व सवर्ण के अंदर पूर्व वाले के समान बाद वाला बन रहा था, यहाँ पर परसवर्ण यानी पर वाले जैसा पहला वाला बनेगा, ठीक है ना। पूर्व सवर्ण एकमात्र संधि थी जो बाद वाले को चेंज कर रही थी, बाकी सब पहले वाले को कर रही थी। तो पर सवर्ण भी पर को चेंज नहीं कर रही है, पूर्व को चेंज कर रही है। पूर्व मतलब पहले वाला, पहले वाले मैं को चेंज करेगी, मैं को चेंज करके कहां ले जाएगी? बाद वाले जैसा बनाएगी। यहाँ पर पांचवा होना जरूरी है। यहाँ पांचवा क्या है? मैं पांचवा है, किसी भी वर्ग का पांचवा हो, और बाद वाला जो भी जिस वर्ग का होगा ना, ये ग कौन से वर्ग का है? ये क वर्ग का है, तो इस क वर्ग का है तो इसको भी क वर्ग का पांचवा बनाओ, मतलब बाद वाले जैसा पांचवा बनाओ। इसके जैसा मतलब क वर्ग का पांचवा बनाओ। मैं को ड़ बना दिया, ठीक है ना। तो क्या बन गया? ये देखिए, ये तो विच्छेद है और ये क्या है? परसवर्ण संधि है। इसका शब्द क्या बनेगा? ये लीजिए, इसका शब्द बनेगा गंगा, ठीक है ना। तो ये ड ऊपर आ गया और गया नीचे आ गया। जो पहले होता है वो ऊपर होता है, ये आधा होता है वो ऊपर होता है, और ये ग के अंदर आ की मात्रा है गंगा। गड़गा पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो, गंगा, ठीक है ना। गंगा में कौन सी? परसवर्ण संधि, बाद वाले जैसा बना है, गम प्लस गा गा। अब देखिए, चम प्लस चल, तो च कौन से वर्ग का है? च वर्ग का, उसका इसको अंतिम बनाओ, तो च वर्ग का अंतिम अक्षर ये होता है, इसलिए इस मैं का यह बना दिया, ये परसवर्ण बाद वाले जैसा बना। पम धन डित, तो मैं पै वर्ग का है और ये डैट टै वर्ग का। किसको? इस मैं को क्या बनाओगे? ण बनाओगे। आधा ण बनाओगे तो आधा ण इधर आ गया, और डित सेम टू सेम लिख दिया। आधा होता है उसको मात्रा के अंदर लिख दिया। ऐसे पंडित नहीं है, ये पंडित है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, सब लोगों को पता नहीं है, आपको पता है, अच्छी बात है। पंडित, ठीक है ना। इसमें पम धन डित। अब यहाँ पर देखो, सम धन तुष्ट, तो तय वर्ग है ये तय वर्ग का अंतिम बनाओ इसको, ये पांचवा उसी वर्ग का पांचवा बनेगा, पर सवर्ण बाद वाले जैसा बनेगा। तो यहां पर मैं का न बन गया, संतुष्ट बन गया। सम धन पीड़ित, तो यहां पर ये पै वर्ग का पांचवा मैं ही होता है, तो यहां पर मैं का मैं बनेगा। मैं का मैं बनेगा मतलब सेम नहीं रहेगा। इस पांचवा पै वर्ग का पांचवा मैं बन गया, तो संपीड़ित सेम टू सेम आ गया। ये तो आपके पहला नियम हुआ, परसवर्ण बाद वाले जैसा बना। और बाद वाले जैसा कौन कौन बनता है, क्या बनता है, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा नियम, क्योंकि परसवर्ण संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक, ठीक है ना। ये अनुनासिक है, पांचवा है। अब उसके बाद में अपन ने केवल पांचों वर्गों के पढ़े थे। कै वर्ग हो तो कै वर्ग का अंतिम बनेगा, च वर्ग हो तो च वर्ग का अंतिम, टै वर्ग हो तो टै वर्ग का अंतिम, तै वर्ग हो तो तै वर्ग का अंतिम। यहाँ पर पै वर्ग का हो तो यहाँ पर पै वर्ग का अंतिम बनेगा। लेकिन यहाँ अंतस्थ आ गई। अंतस्थ का मतलब क्या होता है भाई? अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे जाकर के आप पूरी व्याकरण दी हुई है, वर्णमाला से शुरू लगाओ, वहां पर सारे के
के सारे वर्ण स्वर व्यंजन कितने पढ़ाए हैं, ए के कितने 18 भेद होते हैं, सब कुछ समझाया है, जाके समझ लो। लेकिन यहां हम आपको बताते हैं अंतस्थ का मतलब होता है य र ल व, ठीक है ना। अंतस्थ का मतलब होता है य र ल व। ये आ जाए तो ये पांचवा है ना, ये अनुनासिक अंतस्थ बनेगा। अनुनासिक अंतस्थ कैसे होते हैं भाई, ये पांचवा आधा होगा, तो यहां पर भी ये आधे होंगे। कैसे होगा देखो, मान लो यहां पर म है, मान लो म के बाद में ये आ गया, ये र ल कुछ भी आ जाएगा, ये आया तो इस मैं का आधा ये बनेगा, बाद में ये है तो आधा ये बनेगा। इस मैं के 4 अक्षर बनेंगे। कैसे, बाद में ये है तो मैं का आधा ये बनेगा, आधा ये अनुनासिक, और यह का ये ही रहेगा, ये वाला चेंज नहीं होगा, यह का तो ये ही रहेगा। इस यह के कारण मैं को आधा यह बनना पड़ेगा, और ये विकल्प से बनेगा। बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर र होगा तो इसको आधा र बनना पड़ेगा, अनुनासिक। यहाँ पर ल होगा तो इसको आधा ल बनना पड़ेगा, अनुनासिक। यहाँ पर व होगा तो इस मैं को आधा व बनना पड़ेगा, चंद्र अनुनासिक है ना, चंद्र बिंदु होगा ऊपर सबके। तो यहाँ एक उदाहरण दिया सम प्लस यंता, तो यहाँ पर मैं आ गया, बाद में ये आ गया, ये तो विच्छेद है, ठीक है ना। अब इसका हमने क्या किया, मैं का चंद्र बिंदु वाला यह बनाया, और यंता यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। ये किससे हुआ कि ये पर सवर्ण से हुआ। पर सवर्ण का दूसरा नियम है, पहला नियम तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा नियम अंतस्थ वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भूलना नहीं। यहाँ पर सवर्ण संधि में आपको 3 उदाहरण याद रखने पड़ेंगे। पहला तो ये आपको क्या याद रखना पड़ेगा, गंगा याद रख दो, चंचल, पंडित, संतुष्ट, संपीड़ित, कोई भी रख दो, है ना। एक उदाहरण याद रखना पर सवर्ण में, और एक याद रखना है दूसरे नियम का संयंता रख दो। तो यहाँ देख लिए ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया, ये चंद्र बिंदु इस आधे ये के ऊपर आएगा, ठीक है ना। संयंता, यंता सेम टू सेम लिख दिया, ये यंता हो गया। और इसको चंद्र बिंदु, देखिए यहाँ पर हमने जो अभी अभी पढ़ी थी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में हमने क्या बताया था, प्रथम पद का अंतिम अक्षर मैं हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई भी व्यंजन हो। तो यहाँ इस व्यंजन के कारण इसको अपन क्या बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अनुस्वार बना दिया, यह क्या है, व्यंजन है, और ये अंतस्थ है, इसलिए इसको संयंता ऐसे भी बना सकते हैं, संयंता ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों राइट है। ये तो हुआ आपके पर सवर्ण संधि से, और ये हुआ अनुस्वार संधि से। ऐसे आपको नहीं सोचना है कि अगर दोनों आ गए तो क्या होगा, अरे होगा क्या, यहां पर अगर संयंता है तो आपके पर सवर्ण संधि है, और संयंता है तो आपकी अनुस्वार संधि है। लेकिन अगर आपके सम प्लस यंता है तो उसके आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आपके मान लो सम प्लस यंता है, आपके चारों ऑप्शन में एक जगह ये एक जगह ये, तो प्रश्न ही गलत होगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। और संधि का नाम सम प्लस यंता में आपको परसवर्ण और परसवर्ण के अलावा अनुस्वार दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे अलग अलग तो गलत होगा, दोनों में से एक मिलेगा तो सही होगा। अब देखिए यहाँ पर सम प्लस वत्सर, तो इस मैं का क्या बनेगा, ये चंद्र बिंदु वाला आधा वह बनेगा, संवत्सर, ये भी राइट है, और संवत्सर ये भी राइट है, दोनों राइट है। तो आपने परसवर्ण संधि का दूसरा नियम भी सीख लिया। अब आपके परसवर्ण संधि का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर त होना चाहिए और यहाँ पर ल। पोजीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ हलंत वाला त होना चाहिए, उसके बाद में ले, ला, ली कुछ भी हो, अंदर किसी की मात्रा हो ना प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में ल होना चाहिए। तो इस तय का लय बनेगा, बाद वाले जैसा बनेगा, बाद वाला लय है उसके जैसा ये तय बनेगा। ये भी पर सवर्ण है गए, और इसके अंदर देखिए तत् प्लस लीन, ये विच्छेद है तो लय आ गया, उसकी वजह से ये ता भी लय बनेगा। तल प्लस लीन बनेगा, किससे बनेगा, पर सवर्ण से, तो क्या बन जाएगा, तल्लीन, ये आपके संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल लय आपको कहीं पर भी दिखे तो आप उसके पर सवर्ण संधि करेंगे, और पहले वाले लय को आप क्या बनाओगे, तय बनाओगे, तो तत् प्लस लीन बन गया। इस तरीके से आपकी ये पर सवर्ण संधि पूरी हो गई। अभी आपको गमुडागम संधि पढ़ाते हैं। गमुड प्लस आगम, गमुड का मतलब होता है गम प्रत्याहार। गम प्रत्याहार में गण और नय आते हैं। ये गण और नय प्रथम पद के अंतिम अक्षर में हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है ना, बाद में कोई भी स्वर हो, लेकिन इससे पहले आपका ह्रस्व स्वर होना चाहिए। तो प्रत्यंग में यह के अंदर क्या है, अ क्या है, ह्रस्व स्वर है।
इसलिए यहाँ पर इस ग को डबल आदेश होगा, उसे गमुड़ आगम कहते हैं। गमुड़ आगम का मतलब ग न और न का आगम होगा, आगम का मतलब डबल आदेश होगा। तो प्रत्यंग प्लस आत्मा, इस शब्द के अंदर प्रत्यंग के ग को डबल आदेश हो गया। ये किससे हुआ कि ये आपके हुआ गमुड़ागम संधि से। तो यहाँ आपके देख लो प्रत्यंग, ये वाला ग तो एक जैसा का जैसा रहेगा, इसके अंदर आ की मात्रा आ गई तो ये हलक चला गया, तो प्रत्यंगात्मा बन गया, प्रत्यंगात्मा। अब प्रत्यंगात्मा की तरह अब अपन न का देख लेते हैं, सन प्लस अच्युत। तो न से पहले ए की मात्रा है कि नहीं है, तो ह्रस्व स्वर होना चाहिए। न से पहले ह्रस्व स्वर, बाद में चाहे आपके छोटा बड़ा कुछ भी हो, 13 के 13 स्वर आ सकते हैं। तो इस न और न को डबल आदेश होगा, तो न यहाँ पर डबल हो गए, देखो स न और न अच्युत। तो इस न को ऐसा कैसा आधा लिख दिया, इस न के अंदर ये ए लिख दिया और चयुत का चयुत लिख दिया, तो सन्नच्युत, सन्नच्युत। इस तरीके से जहां पर डबल न, डबल ग और डबल न दिखे तो वहां पर आपके गमुड़ागम संधि होगा, बाद वाले को हटा करके संधि विच्छेद कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है इस न के पहले कौन सा स्वर है, तस्मिन प्लस एव में इस न से पहले ई की मात्रा, त स म ई न, दोबारा सुन सकते हो वीडियो रिपीट करके। तो न से पहले ई है, ई मतलब छोटा छोटा स्वर है, और बाद में ए आ कुछ भी हो सकता है, तो इस न को डबल आदेश होगा। तो तस्मिन और न डबल हो गया, ये किससे हुआ, ये गमुड़ागम से हुआ। अब ये न यहाँ पर आ जाएगा, आधा लिखा जाएगा तस्मिन, और इस न के अंदर ये जुड़ेगा नेव, तस्मिन नेव का संधि विच्छेद होता है, तस्मिन प्लस एव, एक छुप जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया एक तो न होता है, एक न होता है और एक ड़ होता है। ये ड़, न और न, ये तीन ही होते हैं गमुड़ागम में। तो यहाँ पर न से पहले ए की मात्रा है, मतलब इससे पहले ह्रस्व स्वर जरूरी है, और इसके बाद में ई की मात्रा है। तो यहाँ पर इस ण को डबल आदेश, एक तो यह आ गया, एक ये आ गया, इसके अंदर ई जुड़ गया, णी बन गया, तो यहाँ पर सुगर्णीश बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया अभी तक, यहाँ पर हमने अभी तक 5 संधियां तो पीछे वाले पेज में पढ़ ली, और 3 संधियां इस पीडीएफ में पढ़ी है। 3 के अंदर अनुस्वार संधि अनुस्वार बनाती है, पर सवर्ण संधि बाद वाले जैसा 5वां बनाती है, और बाद वाले जैसा 5वां बनाती है, बाद वाले जैसा अंतस्थ बनाती है, बाद वाले जैसा लय बनाती है, तय का लय बनाती है। 3 नियम है पर सवर्ण संधि के। और उसके बाद में गमुड़ागम में ग, न और न को डबल आदेश होता है, जो हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, और पीछे भी जाकर के वीडियो को पीछे जाकर जो भी पीडीएफ हमने पूरी बताई है, वहां पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। एक पीडीएफ बना करके हमेशा अध्ययन कर सकते हो, और एक कॉपी पास में रखो, उसके अंदर नोट डाउन करते रहो। कोई गाना नहीं सुन रहे हो जो मर्जी आए वैसे सुनते रहे, यहाँ पर आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर के ये समझ में आएगा। अब ये जो है आपकी अंतिम पीडीएफ है संधि, व्यंजन संधि की। तो यहाँ पर तुकागम संधि है 9वीं, और 10वीं सचुत्व और 11वीं स्तुत्व संधि है। यहाँ 3 संधियां समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। आपको लग रहा है कि हमको कुछ समझ में आया, हम भूल रहे हैं, हम वापस याद नहीं रखेंगे, ऐसा सबके साथ होता है, नो प्रॉब्लम। आपको शॉर्ट बनाना है, छोटी कोई भी चीज है बड़ी है उसको छोटी बनाना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमने स्वर संधि में भी बताया था आपको, स्वर संधि की 5 संधि है, 5 संधियों के एक उदाहरण याद रखो, संधि का नाम याद रखो। और व्यंजन संधि की 11 संधियां पढ़ाई, 11 संधियों के नाम याद नहीं है और बोलते हो हमको नियम याद नहीं रखते, बात करते हो। अरे पहले संधियों के नाम याद करो, उसके बाद में एक संधि का एक उदाहरण मायने में रखो, और एक से नहीं बैठता है तो 2-2, 3-3 जितनी जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 उदाहरण दिमाग में रखोगे तो नियम तो अपने आप मान में रखेंगे। क्योंकि जैसे ही संधि के शब्द का आप विच्छेद करेंगे तो उसमें आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें ऐसा होने पर ऐसा होता होगा, ठीक है ना। तो अब तुकागम संधि को अपन देखते हैं जूम करके। तो ये जो है आपकी तुकागम संधि, तुकागम संधि में पहला है शिव प्लस छाया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, स्वर हो तो स्वर संधि, और विसर्ग हो तो विसर्ग संधि। यहाँ पर क्या
विसर्ग नहीं है, ऐसे ही है, विसर्ग नहीं है, यहाँ पर छुपा हुआ है, साइलेंट है ना। राइट के अंदर डब्ल्यू साइलेंट रहता है ना, WRIT, राइट, राइट होता है ना, राइट कहाँ होता है, क्योंकि डब्ल्यू साइलेंट रहता है। इसी तरह से यहाँ पर त साइलेंट है। तुकागम, तुक धन आगम, तुक का मतलब होता है त का आगम होता है, त का आगम मतलब मन से लिखेंगे, यहाँ पर त। जैसे शिव प्लस छाया, तो इसका नियम क्या है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर अगर छ हो, छतरी वाला, और प्रथम पद के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर हो तो विकल्प से होगा, ह्रस्व स्वर होगा तो हमेशा के लिए होगा। तो यहाँ पर व के अंदर अ की मात्रा है, तो यहाँ पर तय का आगम होगा। किसका आगम होगा, तय मन से लिखेंगे, नहीं तो यह बैठेगा नहीं। शिव छाया, क्या शिव छाया, तो यहाँ पर शिवत छाया क्या बना, शिवत बना, शिवत छाया। ये किससे बना, ये तुकागम संधि से बना। अब ये तुकागम संधि से बन गया, लेकिन ये कहता है ये छ है वो च वर्ग का है, और च वर्ग जहां पर भी आएगा तो इस त वर्ग को च वर्ग बनाएगा। ये देख लो, यहाँ पर सच्युत्व संधि का नियम है, सामने ही पड़ा, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर त वर्ग है और यहाँ पर त वर्ग है, मान लो इधर इधर है, ये तो ये त वर्ग इधर है, ये त है, और इधर ये छ है, तो इस त का क्या बनेगा, च बनेगा। ये बाद वाली संधि है, लेकिन यहाँ पर भी नियम इसका अप्लाई हो रहा है, तो त का च बन गया। ये किससे बना, सच्युत्व से, सच्युत्व संधि से, ये तुकागम से। बहुत मामला यहाँ पर बैठ रहा है पास में ही, ठीक है ना। शिवत छाया का शिवत छाया बन गया, फिर क्या बनेगा, शिवत छाया बनेगा, ये संधि बनेगी, ये नित्य बनेगी। नित्य मतलब इसमें कोई हेर फेर नहीं होगी। तुकागम संधि के अंदर आधा च दिखेगा, उसके बाद में छ जहां पर भी दिखेगा वहां तुकागम संधि होगी। यहाँ पर देखिए परिच्छेद, परिच्छेद के अंदर परि प्लस छेद है, तो परि प्लस छेद के अंदर क्या है कि यहाँ पर परि है, परी के अंदर छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद में ये छ है, तो ह्रस्व स्वर होने की वजह से तय का आगम हुआ, तय का इस छ के कारण च बन गया, तो परिच्छेद बन गया। अनुच्छेद में भी अनु क्या है, ह्रस्व स्वर है, इसलिए यहाँ पर तय का आगम होगा, तय का च बनेगा, अनुच्छेद बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब अपन इसी संधि के अंदर मान लो प्रथम पद का अंतिम अक्षर दीर्घ स्वर होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो प्रथम पद का अंतिम अक्षर दीर्घ स्वर है तो ये विकल्प से होगी, प्रथमांत दीर्घ स्वर होने पर विकल्प से होगी, मतलब ये होगी भी और नहीं भी होगी। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी में ई बड़ा है और यहाँ पर छ आ गया, तो यहाँ पर छ का आगम होगा, ये तुकागम से होगा, और यहाँ पर आगम नहीं होगा, विकल्प से नहीं होगा, तो नहीं होगा तब क्या होगा, लक्ष्मी छाया, ठीक है ना। तय का च बन गया, पहले तय आया फिर च बना, यहाँ पर मैंने सीधा च लिखा है, सीधा च नहीं आएगा, पहले तय आएगा उसका च बनेगा, और उसके बाद में लक्ष्मी छाया ऐसा भी होगा, लक्ष्मी छाया ऐसा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो तय का आगम नहीं होगा तो भी राइट हो सकता है। और यहाँ तो 100% ह्रस्व स्वर के अंदर आपको तुकागम करना ही करना है, और दीर्घ स्वर होगा तो विकल्प से आप करोगे, यानी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, दोनों राइट है। अब देखिए नंदी छाया, नंदी छवि, नंदी छवि, इसका संधि क्या होगा, नंदी प्लस छवि, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने बाकी रह गई है 10वीं सच्युत्व और 11वीं ष्टुत्व, ये दोनों संधि है। जैसे अपने स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि को अलग ही पढ़ा था, गुण वृद्धि यण आयादि इन चारों संधियों के अंदर समान रोल होते हैं, उस तरीके से हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आपके दीर्घ संधि की तरह ये सच्युत्व और ष्टुत्व अलग है। ये क्या करता है, ये किसी वर्ग को चेंज कर रहा है, और वहां हमने जो पीछे 9 संधियां पढ़ी थी उसके अंदर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग था वो इफेक्टेड था, लेकिन यहाँ पूरा वर्ग ही इफेक्टेड है, इसलिए सच्युत्व और ष्टुत्व अलग है व्यंजन संधि में। लेकिन इन दोनों को हम साथ में समझाएंगे क्योंकि दोनों में त वर्ग काम आ रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आधा स और चू का मतलब होता है च वर्ग और आधा स आए तो त्वय होगा, त्वय का मतलब तय वर्ग का भी आधा स और च होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ष्टुत्व के अंदर यहाँ पर आधा स षटकोण वाला और टू का मतलब ट वर्ग आए तो त्वय मतलब तय वर्ग और षटक वाले स का भी आधा षटकोण और ट वर्ग होगा, मतलब यहाँ पर भी त्वय और यहाँ पर भी त्वय, मतलब च वर्ग से पहले या बाद में त वर्ग आए तो त वर्ग च वर्ग बनेगा, ट वर्ग से पहले या बाद में त वर्ग आवे तो त वर्ग का ट वर्ग बनेगा। समझ में नहीं आया, यानी च वर्ग भी त वर्ग को च वर्ग में चेंज करता है
और ट वर्ग भी त वर्ग को ट वर्ग में चेंज करता है। मान लो त वर्ग से पहले च वर्ग आए तो बाद में होने पर भी त वर्ग च वर्ग में चेंज होगा। त का च बनेगा, थ का छ बनेगा, द का ज बनेगा, ध का ज बनेगा, न का य बनेगा। और इस शंकर वाले श का, अरे सड़क वाले श का, क्योंकि त वर्ग के साथ में हमेशा सड़क वाला श रहता है, ये आपने उच्चारण स्थान में पढ़ा होगा, क्योंकि इसका भी तालव्य इसका भी तालव्य तालु उच्चारण स्थान है। और इसका दंता, सॉरी त वर्ग का दंता और इस त वर्ग वाले श का भी दंता और इसका तालु च वर्ग का तालु और इस शंकर वाले श का भी तालु होता है। इस कारण से त वर्ग के साथ में हमेशा यह श रहता है, च वर्ग के साथ में हमेशा यह श रहता है। तो मान लो च वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, इन 6 अक्षरों में से कोई भी आ जाए और उसके बाद में त वर्ग का कोई भी आ जाए तो उनको क्रमशः ये चेंजिंग होगी। ये तो यहां हुई। अब यहां मान लो च वर्ग से पहले ये त वर्ग आ जाए, त थ द ध न और श आ जाए और उसके बाद में च वर्ग जाए तो क्या च वर्ग चेंज होगा? नहीं, च वर्ग कभी नहीं चेंज होता है। च वर्ग से के बाद में त वर्ग आए तो भी च वर्ग में चेंज होगा और च वर्ग के पहले त वर्ग आए तो भी च वर्ग में चेंज होगा। त का च बनेगा, थ का छ बनेगा, द का ज बनेगा, ध का ज बनेगा, न का य बनेगा। मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का पांचवा, सड़क वाले का शंकर वाला बनेगा। ये तो सचुत्व संधि में, सेम टू सेम इष्टुत्व संधि में होता है। यहाँ पर भी त वर्ग मारा जाता है, यहाँ पर भी त वर्ग मारा जाता है। यहाँ पर त वर्ग को मानने वाला च वर्ग है और यहाँ पर त वर्ग को मानने वाला ट वर्ग है। जब त वर्ग को मारता है तो इष्टुत्व संधि हो जाती है और जब च वर्ग त वर्ग को मारता है तो सचुत्व संधि हो जाती है। ट वर्ग के साथ में ये षटकोण वाला श रहता है और त वर्ग के साथ में सड़क वाला श रहता है। तो सड़क वाले श से पहले अगर ट वर्ग होता है तो ये षटकोण वाला श बन जाता है और ये सड़क वाला श है, इससे पहले च वर्ग होता है तो ये शंकर वाला श बन जाता है। यानी सड़क वाला श दोनों ही बनता है। और यहाँ पर त वर्ग के साथ में ट वर्ग है तो त का ट, यहाँ पर त का च बन रहा है क्योंकि पहले च वर्ग है, यहाँ पर त वर्ग से पहले ट वर्ग है, इसलिए त का ट, थ का ठ, ध का ड, ध का ढ और न का न और सड़क वाले का ये तो बाद में आए तो है ना। ट वर्ग के बाद में त वर्ग आएगा तो बनेगा, तो ट वर्ग से पहले आएगा तो भी बनेगा। त का ट, थ का ठ, द का ड और ध का ढ, न का न और सड़क वाले का ये षटकोण वाला। तो नियम दोनों को मैंने समझा दिए, अब इसके उदाहरणों को समझा देते हैं। यहां देख लीजिए, इसके उदाहरण है। पहला है सत प्लस चित, तो यहाँ कौन सी संधि है? त वर्ग है और च वर्ग है। कौन सी है? संधि का नाम याद नहीं और पढ़ने बैठ गए। पहले बोला ना संधि का नाम याद करना, सचुत्व संधि। सचुत्व संधि में क्या होता है? त वर्ग से पहले या बाद में च वर्ग आ जाए, च वर्ग से पहले या बाद में त वर्ग आ जाए तो त वर्ग का च वर्ग बनेगा। तो त का च बन गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर क्या होगा? त का च क्यों बना? क्योंकि बाद में च वर्ग इतना चरका है कि त वर्ग को भी च वर्ग बना देता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो यह त का च बना तो ये च यहाँ पर आ गया, ये आधा च यहाँ पर है, ची की मात्रा है तो ऊपर से आता है, ठीक है ना। सच्चित बना तो सच्चित का संधि विच्छेद है सत प्लस चित, सच प्लस चित, ये सचुत्व संधि से हुआ और सच्चित का शब्द बना, ये सचुत्व संधि। अब देखिए सत प्लस जन, सत प्लस जन में दो संधि काम आ रही है। सत प्लस जन तो ये त वर्ग है और ये च वर्ग है। देखो च वर्ग का कोई भी अक्षर आ सकता है, तो ये कौन सा है? च, छ, ज। तीसरा है नो प्रॉब्लम, यहाँ पहले दूसरे तीसरे से कोई मतलब नहीं। च वर्ग का कोई भी आना चाहिए और यहाँ त वर्ग का कोई भी आना चाहिए। तो ये त वर्ग का च वर्ग का बन गया। ये कौन सा है? पहला, तो ये पहला बनेगा। यहाँ तीसरा है तो इसको तीसरा नहीं बनाओगे, वो चीज अलग है। यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ क्या, यहाँ पहला है तो पहला बनेगा। हमने ऊपर पीडीएफ में बताया था पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तो यहाँ त का च बन गया और ज का ज ये। लेकिन यहाँ एक संधि और रूल काम आ रही है। हमने आपको पहली दूसरी संधि के अंदर बताया था, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा हो कोई भी वर्ग का, और यहाँ तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ग का हो तो यहाँ पर तीसरा बनेगा।
तीसरा बनेगा ना, वो कौन सी संधि? जस्व संधि। तो ये च का ज बन गया, उसी वर्ग का तीसरा बनेगा, तो च छ ज बन गया इसका, और यहाँ पर ज है, ठीक है ना, ये ज पूरा है और ये ज आधा है, तो यहाँ पर बन गया सज्जन। इतना मुश्किल से बनता है सज्जन। तो सज्जन के अंदर कितनी संधि है? 2 संधि है। इसी तरह से उज्ज्वल के अंदर भी 2 संधि है। उत धन ज्वल, दोनों ज आधे होते हैं, क्योंकि ज्वल का ज आधा ही होता है, उत का त का च बनता है, च का ज बनता है, वो आपके उज्ज्वल का बनता है। तो यहाँ पर 2 संधियां हैं। पहली कौन सी है? सचुत्व, ठीक है ना, सच धनजन सचुत्व से, सज धनजन जस्व से। और वैसे आपको पूछे सज्जन में कौन सी संधि है, तो आप जस्व भी कह सकते हो, और यहाँ पर आपके ये सचुत्व भी कह सकते हो, और मेन रूप से यहाँ पर जस्व संधि होगी। दोनों राइट है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं होगी। दोनों ऑप्शन में हो तो आपको जस्व लिखना है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हमने ये चीज आपको बता दी, लेकिन ये श है ना, इस श के बाद में त थ द ध न हो तो परिवर्तन नहीं होगा, च वर्ग से च वर्ग में नहीं चेंज होगा। ये त वर्ग च वर्ग में चेंज नहीं होगा अगर पहले आएगा श। तो ये शात नामक सूत्र है, उसके अनुसार यहां पर देखिए विष, विष के ये संकर वाला श है ना, ये च वर्ग का है, और न क्या है? त थ द ध न में से है, ये त वर्ग आ गया। तो इस त वर्ग का च वर्ग में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये च वर्ग का है, अभी आपने बात बताई थी। लेकिन यह निषेध है, ये न है ना, ये न आपके ये नहीं बनेगा, यह बनेगा तो बोला ही नहीं जाएगा, इसलिए ये आपके विष प्लस न विष्णु, बिल्कुल संधि जैसा विच्छेद है वैसा वैसा होगा। देखिए प्रश्न, इसमें स संकर वाला है और ये न आपके तय वर्ग का है, लेकिन तय वर्ग का च वर्ग में नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कि निषेध हो रहा है यहाँ पर, तो प्रश्न बन गया। देखिए अश प्लस नूते, तो न आपके तय वर्ग का है, लेकिन ये श शंकर वाला नहीं चेंज होगा, अश्नुते आपके बन जाएगा। ये आपके सचुत्व संधि हो गई। अब आपके देखिए तत् प्लस टीका, तो यहाँ पर त क्या है? च वर्ग का है, और उसके बाद में टीका के अंदर ट क्या है? ट आपके कौन सा है? ट वर्ग का है, ठीक है ना, ट वर्ग का है, तो इस ट को ट वर्ग मैंने ट बना दिया, ट का ट बन गया, तो तट प्लस टीका बन गया, तो यहाँ तट्टिका बन गया। ये तट्टिका में क्या है? ये ऊपर वाला ट आधा है, नीचे वाले ट के अंदर ये बड़ी वाली ई की मात्रा है, ये जो ट है वो पहले त था, तो इस ट का त बना दो और टीका अलग लिख दो, तो इस दोनों ट के बीच में संधि है, ठीक है ना, तट प्लस टीका, तत् प्लस टीका, सही संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस टीका, तट्टिका। अब देखिए उत प्लस डीन, तो यहाँ पर त का त बनाया, उट प्लस डीन, ये ष्टुत्व से हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये पहला है और ये कौन सा है? तीसरा। यहाँ पर तो पहला था, पहले की वजह से पहला ही रहा, ये तो चरत्व संधि है। यहाँ पर उत पहला है और यहाँ पर पहले आपने ष्टुत्व लगाई, तय वर्ग का ट वर्ग बनाई, क्योंकि बाद में ट वर्ग का ट ठ ड, ये ट वर्ग का है, तो ट वर्ग को ट वर्ग में चेंज किया। यहाँ पर तय वर्ग को च वर्ग में, बाद में च वर्ग था, इसलिए यहाँ पर तय वर्ग बेचारा ट वर्ग में चेंज होगा, तो उट प्लस डीन, ये किससे हुआ? ष्टुत्व से। अब ये तीसरा है, इसलिए इसको भी तीसरा बनाना पड़ेगा जस्व संधि से। तीसरा चौथा पांचवा हो तो इसको भी तीसरा बनाओ, तो ट का ड बना दिया, उट प्लस डीन, तो यहाँ पर देख लो उड्डीन, ये आपका सिद्ध शब्द है। उड्डीन कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जस्व लगना बहुत जरूरी है। ष्टुत्व तो लगेगी ही, जस्व दोनों संधि यहाँ पर लगेगी जैसे यहाँ पर लगी। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण प्लस न, तो यहाँ पर जो निषेध है ना, श के बाद में ये आएगा, तो यहाँ पर तो निषेध है, इस श का निषेध है, इस श का निषेध नहीं है, इसलिए ये शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इन 6 शब्दों में आपके पूरे शब्द आ जाते हैं, यहाँ आपके कोई भी विकार, कोई भी अपवाद शेष नहीं रहता है। कृष्ण प्लस न, तो ये श कौन से वर्ग का है? ध्यान से देखो, है ट वर्ग का, ट ठ ड ढ के साथ में ये श रहता है, तो ट वर्ग आने के बाद में ये त वर्ग आ गया, तो त वर्ग कौन से वर्ग में चेंज होगा? ट वर्ग में, तो ये पांचवा है, त वर्ग का पांचवा है, तो ट वर्ग का पांचवा बनेगा, ट वर्ग का पांचवा ये बन गया, ठीक है ना। बाद में भी चेंज हो सकता है, तो इस कृष्ण के कुछ भी नहीं बना, कृष्ण बन गया। इतना मुश्किल से कृष्ण
बनता है और आप करते हो कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। अब देखिए सस प्लस था, ये थ है, थ से थाली, थाली में खाते हैं ना वो वाला। अब इस षटकोण वाले श की वजह से ये त वर्ग का दूसरा है, तो इसको ट वर्ग का दूसरा ठ बना दिया, इसलिए षष्ठ बना। इस तरीके से आपके ये ष्टुत्व संधि क्लियर हो गई, व्यंजन संधि पूरी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ शब्दों की प्रैक्टिस ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द अपन ले लेते हैं वाक प्लस हस्ती, वाक प्लस हस्ती। आप बताओ इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि आपने पूरी पढ़ ली है, तो वाक प्लस हस्ती, इसके अंदर कौन सी संधि है, कैसे बना, क्या बनेगा? नियम याद है? यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह लव है या कोई भी स्वर हो तो जस्व संधि होती है ना। लेकिन यहाँ जस्व संधि के साथ में बाद का अक्षर अगर है हो और यहाँ कोई भी पांचों वर्गों में से एक हो तो वहां पर आपके पूर्व सवर्ण होगी, पहले वाले जैसा बनेगा। तो यहाँ पर दोनों संधि है, तो सबसे पहले क्या होगा, क का ग बनेगा और है का क्या बनेगा, घ बनेगा। तो यहाँ क्या शब्द बनेगा आपका, वाग प्लस घस्ती, ठीक है ना। यहाँ पर घ है, घस्ती बनेगा, वाग घस्ती। तो इसका मुख्य मूल शब्द क्या बनेगा, यह शब्द आपके बनेगा वाग घस्ती, ठीक है ना। वाग प्लस हस्ती का ये शब्द बनेगा। ये पूर्व सवर्ण संधि और जस्व संधि दोनों है। दूसरा शब्द अपन लिख देते हैं अच प्लस हस्ती। हस्ती शब्द सेम रखेंगे क्योंकि इसी संधि को पूरा पहला क्लियर करते हैं। चलिए हमने ले लिया अच प्लस हस्ती। तो यहाँ पर तो च है, च वर्ग का च है और यहाँ पर है। तो है से पहले कोई भी वर्ग का अक्षर हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो है उसी वर्ग का चौथा बनता है, तो ये च वर्ग का चौथा बनेगा। तो पहले क्या होगा, पहले च का ज बनेगा, तीसरा बनेगा। जैसे क का ग बना, च का ज बन जाएगा और इसका क्या बनेगा, झ, है का झ बनेगा। यहाँ पर घ बना था, समझ में आ रहा है? यानी है को चारों अक्षरों में अपन चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, अज प्लस झस्ती, क्योंकि च का ज बनेगा, ये तो जस्व संधि से, और यहाँ पर जो झ बनेगा वो इस है का बनेगा, उसी वर्ग का चौथा बनेगा जो पहले होगा। तो अजस्ती को साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपके लिख दिया अजस्ती साथ में। अब अपन लिखते हैं अगला शब्द है नट प्लस हस्ती, क्योंकि ट वर्ग भी ले लेते हैं तो यहाँ पर भी पूर्व सवर्ण संधि होगी, उससे पहले आपकी कौन सी होगी, जस्व संधि होगी। क्योंकि यहाँ पर है तो इस ट का उसी वर्ग का तीसरा बनेगा, ट ठ ड बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा। और है का कौन सा बनेगा, आप बताओ, खुद बताओ, ये तो टेस्ट चल रहा है। हमने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि लास्ट में आपके टेस्ट लेंगे, ये टेस्ट है आपका। है का क्या बनेगा, ट वर्ग का चौथा, ट ठ ड और ढ बनेगा, तो नट ढस्ती ऐसे बनेगा आपके ये शब्द। ट का ड बनेगा, है का ड बनेगा, तो यहां आपका शब्द बन जाएगा नड प्लस ढस्ती, ठीक है ना। है का क्या बनेगा, ढ बनेगा। अब जब इसको साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नड ढस्ती। अगला जो है शब्द आपका तत् प्लस हस्ती, तो बिल्कुल सिंपल है, तय का द बन जाएगा और है का क्या बनेगा, त थ द ध बनेगा। तो क्या बनेगा, तद्धस्ती, ऐसे आपका ये शब्द बनेगा। और जब शब्द पास में आएगा तो यहाँ पर द आ जाएगा, तय का बनेगा वो, और ध यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर है की मात्रा है, तद्धस्ती। नेक्स्ट आपका अपहस्ती, इसके अंदर पै वर्ग है तो पै वर्ग का पांचवा बनेगा, है का क्या बनेगा, पै वर्ग का पांचवा बनेगा। तो अब पै का बन जाएगा अब, और क्या बनेगा, हस्ती का क्या बनेगा, प फ ब भ बस्ती बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका बन जाएगा अब हस्ती। तो यहां आपने क्या देखा, यहां आपने ये देखा कि ये जो है ना, हस्ती 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 हस्ती, इसका क्या बना, घस्ती झस्ती ढस्ती धस्ती भस्ती। बाकी यहां पर उसी वर्ग का तीसरा बन रहा है,
दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पर जस्व संधि भी आपको समझा दी और पूर्व सवर्ण संधि भी समझा दी। जैसे अपने शब्द ले लिया मच्छिरे, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सी संधि है? ये आपकी छत्व संधि है, ठीक है ना। इस छत्री वाले का शंकर वाला शय बनेगा। और यहाँ पर सचुत्व से मत प्लस शिर, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। ये आपको आता है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, आना चाहिए। अब जैसे अपन ने शब्द ले लिया स्वयंभू, तो यहाँ पर अनुस्वार दिख रहा है तो इसका मतलब होगा अनुस्वार संधि होगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है स्वयं प्लस भू, तो यहाँ पर अनुस्वार संधि है। और इसके पूर्व सवर्ण संधि ये अपने पढ़ी। इसी तरह से पर सवर्ण बाद वाले जैसा बनाओ मैं का, तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं स्वयं भू, ये भी राइट है, क्योंकि ये भ प वर्ग का है तो इस मैं को भी प वर्ग का मैं बना दिया। स्वयंभू स्वयंभू दोनों राइट है। ये आपकी अनुस्वार संधि है और ये आपकी पर सवर्ण संधि है, और ये सारी पूर्व सवर्ण संधि है, पूर्व वाले जैसा बना है। यहाँ हमने पर सवर्ण संधि पढ़ी स्वयंभू। उसी तरह से यहाँ पर मान लो चित्त प्लस मय है, तो क्या बनेगा? क्या इस तय का मैं बनेगा या न बनेगा? न बनेगा। चित्त का न बनेगा, क्योंकि ये पांचवा है तो पांचवा बनाएगा चिन्मय। तो ये कौन सी संधि हुई? ये अनुनासिक संधि है और ये पर सवर्ण संधि है, ठीक है ना। पर सवर्ण संधि बाद वाले के जैसा पांचवा बनाती है, और ये अनुनासिक संधि उसी वर्ग का पांचवा ने तय वर्ग का पांचवा बनाया, और ये नित्य होगा। यहाँ पर जस्व भी हो सकती है, लेकिन ये प्रत्यय का होने की वजह से यहाँ पर केवल अनुनासिक संधि होगी। अब जैसे अपन एक शब्द ले लेते हैं वृद्ध, ठीक है ना। वृद्ध प्लस ध, ये शब्द है वृद्ध प्लस ध, तो यहां पर दोनों ध है, तो इसका अगर दोनों साथ में लिखेंगे तो ऐसा बनेगा वृद्ध, ऐसा बनेगा। क्या वृद्ध ऐसा होता है? नहीं। तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ पर अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा है और यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा है, तो ये चौथा है तो उसको तीसरा बनाना होगा। इस ध को तीसरा बनाना है, जो तीसरा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। जब इसका द बनेगा तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दिखने में आपको ये गलत है, वृद्ध द पहले और ध पहले है तो उसको ऊपर लिख करके नीचे ध लिख करके वृद्ध ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ ये कौन सी संधि है? हाँ बिल्कुल जस्व संधि है, ये तीसरा बनाती है। एक शब्द है सट प्लस नाम, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये पांचवा है और ये पहला है, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा हो तो इसको भी पांचवा बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ स, और दूसरी बात तीसरा भी बनाता है, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा हो तो इसको तीसरा भी बनाता है। तीसरा बनाते हैं तो ये ड तीसरा बना देते हैं, ठ ड। ये कौन सी संधि से हुआ? क्या ये हुआ जस्त्व से। कौन सी संधि से? जस्त्व से। अब ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है, तो त वर्ग चेंज होगा। त वर्ग का पांचवा है तो इसको ट वर्ग का पांचवा बनाओ, तो स ड और त थ द न ट ठ ड ट न नाम लिखो। ये कौन सी संधि से हुआ? कि ये ष्टुत्व से हुआ। ष्टुत्व संधि क्या करती है? त वर्ग को ट वर्ग बनाती है, अगर बाद में कोई ट वर्ग आए। अभी कौन सा होगा? स ड और नाम है, नाम बना दिया। अब ये पांचवा है तो इसको भी पांचवा बनाएगा, ठीक है ना। क्षण प्लस नाम, ठीक है ना। क्षण प्लस नाम, ये कौन सी संधि हुई? पांचवा बनाती है, वो कौन सी संधि होती है? अनुनासिक संधि, ठीक है ना। तो ये किससे हुआ? अनुनासिक से। हो गया समझ में? तो मूल शब्द क्या होगा? शरणाम, ये आपका सही शब्द हो गया। तो यहाँ तीन संधि है। शरणाम में अनुनासिक भी है, ष्टुत्व भी है और जस्त्व भी है। इस तरीके से आपको घबराना नहीं, जो है वो तो सीखना ही है। अब एक चीज है संधि। संधि में कौन सी संधि है? संधि, इसमें कौन सी संधि है? बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर संधि में कौन सी संधि?
देखिए संधि में यहां पर स्वर्ण संधि है और यहां पर संधि में अनुस्वार संधि है, लेकिन इन दोनों का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी, ठीक है ना, सम प्लस धी। अब देखिए मोनुस्वार से बाद में कोई व्यंजन हो तो इसका अनुस्वार बना सकते हैं, तो ये अनुस्वार बना दिया। ये कौन सी संधि हुई? ये आपके अनुस्वार संधि हुई, ठीक है ना, अनुस्वार संधि हो गई। अब अनुस्वार संधि होगी तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो तो बाद वाले जैसा बनेगा पर स्वर्ण। तो बाद वाला क्या? ध का अंतिम अक्षर क्या होता है? न। तो इस अनुस्वार का न बनेगा। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लो। तो यहां पर सन प्लस धी बनेगा, ये आएगा पर स्वर्ण से, पर स्वर्ण संधि से। तो ये नए अंदर चला जाएगा, संधि ऐसा भी बनेगा और ये संधि ऐसा भी बनेगा और ये होगी आपकी संधि, ठीक है ना। यहाँ हिंदी वाले इसको मानक मानते हैं। व्हाट इज मानक एंड अनमानक? संस्कृत में ये भी शब्द सही है, ये भी सही है, ना प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे आप मंजू लिखोगे तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये पर स्वर्ण है, ये अनुस्वार है। अब आया समझ में व्यंजन संधि? इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। आज देखा शाम को देखा ऐसे नहीं, 20-20 दिन के अंतराल में 3 बार देखोगे तब जाके व्यंजन संधि आपके क्लियर होगी। स्वर संधि भी इसी तरह से आपके क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से आगे आपकी विसर्ग संधि भी क्लियर होनी चाहिए। आपको हम बताएं हमारे चैनल पे पूरी ग्रामर पढ़ाई हुई है, आप थोड़ा धैर्य रख के उसको देखें, पूरी चीज आपको समझ में आएगी डिटेल से, ठीक है ना। आप लोग पूरे वीडियो देखो, ऐसे नहीं कि एक वीडियो देख करके छोड़ दिया, पूरे वीडियो देखो तब जाके आपको समझ में आएगा पूरी ग्रामर, क्योंकि समय को आपको कभी वेस्ट नहीं करना है। और वीडियो देखने में क्या, आप रात को 4 बजे लेके बैठ सकते हो, जैसे सुबह उठे आप ईयरफोन लेके कान में डाल के बैठ सकते हो, रात को सोते सोते 12-1-2 बजे तक देख सकते हो। 12 बजे आपको जीबी दोबारा मिल सकती है, डाटा दोबारा आ सकता है। और आजकल रिचार्ज खूब है, 3 GB रखो ना, पूरे दिन देखते ही रहो। चलो कोई ना, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वीडियो को अभी हम विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।